So our today's topic of discussion is mechanism of enzyme action. इस टॉपिक में बेटा हम बात करेंगे कि जो एक इंजाइम है, एक्शन कहते हैं काम करने को। तो एक इंजाइम के काम करने का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म से मुराद तरीकाकार क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे ये एक रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, कैसे ये एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करवाएगा, ये आज हमने पढ़ना है। अगर हम बात करें बेटा इंजाइम की, तो करेक्टरिस्टिक्स में भी हमने पढ़ा कि जितने भी इंजाइम्स हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं जी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोब लाइक होगा, स्फीरिकल एलिप्साइडल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें टर्शरी स्ट्रक्चर होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का। उसके बाद हमने बात की कि हर इंजाइम की बेटा एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है, और यानी कि इसको मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड्स का एक सीक्वेंस जो है वो इसको बना रहा है। ठीक है, 400-500 मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड होंगे या इससे भी ज्यादा, वो सारे एक प्रॉपर सीक्वेंस में जुड़ेंगे, फिर वो सीक्वेंस एक 3 डायमेंशनल शेप अटेन करेगा, ग्लोबुलर प्रोटीन बनेगा, और वो ग्लोबुलर प्रोटीन एज एन एंजाइम एक्ट करेगी। नेक्स्ट बेटा हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये एक स्पेसिफिक किस्म के मॉलिक्यूल को, स्पेसिफिक किस्म के कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करती है और उसके साथ जुड़ती है ताकि उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सके, जिस स्पेसिफिक सबस्टांस मॉलिक्यूल या कंपाउंड को हम कहते हैं जी सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट को बेटा ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाने के बाद ये उससे रिलीज हो जाएगा, यानी कि पहले ही सबस्ट्रेट के साथ बाउंड था, जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसको प्रोडक्ट में चेंज करवाया उसके बाद ये रिलीज हो जाएगा, उससे उतर जाएगा और दोबारा से ये नए रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए अवेलेबल होगा। यहां तक बेटा हमने बात किया कि एंजाइम के एक्शन का जो मैकेनिज्म है, यानी कि एंजाइम के काम करने का तरीकाकार हम समझना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम 2-3 मेन चीजों की बात करेंगे। वो क्या है कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी कि इनके अंदर प्रॉपर अमाइनो एसिड्स की एक मखसूस तादाद होगी, फिर उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, फिर उनकी एक प्रॉपर 3 डायमेंशनल शेप होगी जो कि इनको ग्लोबुलर प्रोटीन बनाएगी और एक एक्टिव एंजाइम बनाएगी। फिर हमने बात की कि हर एंजाइम जो है ये एक मखसूस किस्म के स्पेसिफिक सबस्टांस को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, फिर उसके साथ जुड़ जाता है, बाइंड कर जाता है, और फिर उसको प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है, यानी कि तब्दील कर देता है, और उस स्पेसिफिक सबस्टांस को जिसके साथ ये जुड़ रहा है और प्रोडक्ट के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको हम बेटा कहते हैं सबस्ट्रेट। फिर हमने बात की कि जब ये प्रोडक्ट के अंदर सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर देगा, पहले ये उसके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ ये उससे रिलीज हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर से उतर जाएगा और दोबारा से बेटा ये यूज होने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें क्या है असल में, काइंडली भी अपने माइक ऑफ कर दें। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो होता क्या है बेटा कि एंजाइम यानी कि काम करने में बेटा जो बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं। ये देखें, ये बेटा एक एंजाइम है और ये इसका सबस्ट्रेट है, ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद ये बना देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स में एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। पहले बेटा क्या था कि एंजाइम अलहदा था, सबस्ट्रेट अलहदा था। एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना और उसको अपने साथ बाइंड कर लिया और क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है कि एंजाइम
इसके ऊपर बेटा कोई मैकेनिज्म कोई एक्ट करेगा, ठीक है, और उसको सब स्टेट को, पहले ये बेटा सब स्टेट आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, फिर इसको इसके प्रोडक्ट्स में चेंज करवा देगा। ये देखें, ये ग्रीन प्रोडक्ट और ये येलो प्रोडक्ट, लेकिन दोबारा से देखें एंजाइम जो है ये उससे रिलीज कर देगा और न्यू रिएक्शन के लिए बेटा ये दोबारा से अवेलेबल होगा। तो अगर आपको बेटा वो पेपर में पूछ ले जी कि राइट डाउन दी जनरल इक्वेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम के एक्शन के मैकेनिज्म की जो बेसिक जनरल इक्वेशन है वो लिखें, तो आप बेटा सिंपली क्या लिखेंगे, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट्स and they form enzyme substrate complex, after which this enzyme substrate complex is transformed into products and enzyme is again released to be available for the next reaction। और साथ ही इस इक्वेशन को बेटा लिख देंगे इस तरह से कि E प्लस S, E क्या है एंजाइम और S क्या है सबस्ट्रेट, ये जुड़े बना क्या ES कम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। फिर क्या हुआ कि S जो है वो P में कन्वर्ट हो गया और E जो है ये दोबारा से अवेलेबल हो गया नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। ये आप इस इक्वेशन को लिख देंगे। अभी देखिए बेटा कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ जुड़ता कैसे है, कौन सी चीज जो है वो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगी और एंजाइम के ऊपर जुड़ने की इजाजत देगी, दैट इज एक्टिव साइट। ठीक है, ये तो बेटा हमने समझा है ना कि बेसिक प्रोसीजर क्या है, लेकिन यहाँ पे हमने बात ये नहीं की कि ये जुड़ा कैसे था। अभी हम बात कर रहे हैं जी कि अगर सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ जुड़ना है तो उसको जुड़ने की इजाजत कौन देगा, उसको बाइंड कौन करवाएगा, एंड दैट इज एक्टिव साइट। अभी एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट एक एंजाइम के ऊपर मखसूस किस्म की साइट है जिसके ऊपर बेटा एक स्पेशल चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज क्यों होगा, कैसे आ गया इसके ऊपर चार्ज, बेटा देखिए ना एक्टिव साइट बनी होती है अमाइनो एसिड्स की, और अमाइनो एसिड्स का आपको पता है जनरल फार्मूला क्या है कि दरमियान में एक कार्बन है, इसके एक तरफ है अमाइनो ग्रुप, ठीक है NH3 पॉजिटिव, और दूसरी तरफ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO-, तीसरी तरफ R है और चौथी तरफ है हाइड्रोजन। तो इस अमाइनो ग्रुप की वजह से या कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से एक्टिव साइट के ऊपर बेटा एक स्पेसिफिक चार्ज होगा, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि इसको जो चार्ज और शेप मिल रही है वो इसके अमाइनो एसिड्स ही दे रहे हैं। फिर ये अमाइनो एसिड्स बेटा क्या करते हैं, अपने आप को क्वाइल और फोल्ड करके एक स्पेसिफिक टाइप की साइट बना देते हैं जिसके ऊपर एक चार्ज होगा, जिस साइट को हम क्या कहते हैं एक्टिव साइट। और यही वो जगह है जो बेटा क्या करेगी, जो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करने की इजाजत देगी और उसको प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाएगी। तो यहां तक बेटा मैंने आपको क्या बताया कि हुआ क्या जी कि अगर किसी एंजाइम ने सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवाना है तो एंजाइम की कौन सी चीज सबस्ट्रेट को बाइंड करवाएगी, दैट इज एक्टिव साइट। एंड व्हाट इज एक्टिव साइट, एक्टिव साइट बेटा चंद एक अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल एक जगह है किसी एंजाइम के ऊपर, और ये अमाइनो एसिड अपने आप को क्वाइल करके फोल्ड करके यानी कि बल खा के एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होके ये उस एक्टिव साइट को बनाएंगे जिसके ऊपर अमाइनो एसिड्स की वजह से कोई ना कोई स्पेसिफिक चार्ज होगा। ठीक है, ये एक्टिव साइट है हमारे पास। अभी बेटा अगर एक्टिव साइट की मजीद हम बात करें तो इसके दो पोर्शन होते हैं, यानी कि एक्टिव साइट की आगे दो सब साइट्स होती हैं, दो इसके मेन पोर्शन होते हैं, एक को हम कहते हैं बेटा बाइंडिंग साइट, एक को कहते हैं कैटालिटिक साइट। क्या बात बेटा हमने की कि एक्टिव साइट तो जनरल चीज है कि वो जगह जो चंद एक अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, किसके ऊपर, एंजाइम के ऊपर, जिसपे क्या है एक स्पेसिफिक चार्ज है जो क्या कर रही है सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवा के प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करवा रही है। ये तो बेटा एक्टिव साइट की बात कर ली, लेकिन एक्टिव साइट के आगे दो पोर्शन होते हैं, दो इसकी
मेन जगहें होती हैं। एक को कहते हैं बाइंडिंग साइट, एक को कहते हैं कैटालिटिक साइट। इनके बेटा नामों से जाहिर हो रहा है। बाइंडिंग लफ्ज बाइंड से निकला है। बाइंड का मतलब क्या था? जुड़ना। तो बाइंडिंग साइट क्या है? एक्टिव साइट का वो पोर्शन, एक्टिव साइट का वो पोर्शन, एक्टिव साइट का वो हिस्सा जो बेटा सबस्ट्रेट को पहचानता है, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है और उसको अपने साथ बाइंड करवा लेता है, उस साइट को बेटा हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। तो बाइंडिंग साइट क्या है? एक्टिव साइट का वो पोर्शन, एक्टिव साइट का वो हिस्सा जो क्या करेगा? सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा और उसको अपने साथ बाइंड करवा लेगा। वो तो हो गई बाइंडिंग साइट। जबकि बेटा दूसरी तरफ रह गई कैटालिटिक साइट। ये क्या करेगी? जब होगा ना बेटा कि बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ लेगी, इससे पहले यानी कि सबस्ट्रेट के जुड़ने से पहले, अर्लियर, इसके जुड़ने से पहले क्या था बेटा? कैटालिटिक साइट थी इनएक्टिव, कैटालिटिक साइट थी इनएक्टिव। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट आके जुड़ गया तो इसके बाद, आफ्टर, इसके बाद कैटालिटिक साइट हो जाती है एक्टिवेट, यानी कि ये अपने आप को अभी एक्टिव बना लेगी। एक्टिव बनाने के बाद ये क्या करेगी कि जो सबस्ट्रेट आके बाइंडिंग साइट पे जुड़ा है ये उसको प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा देगी। तो बाइंड करवाने का काम है बेटा एक्टिव साइट के बाइंडिंग साइट का, और उसको सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट में करवाने का काम है कैटालिटिक साइट का। लेकिन कैटालिटिक साइट के एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि बाइंडिंग साइट के साथ आके सबस्ट्रेट जुड़ जाए, तो फिर बेटा ये एक्टिवेट होगी। इससे पहले ये इनएक्टिव ही रहेगी। इसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है। तो हमने बेटा बात की कि एक एक्टिव साइट के दो पोर्शन होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को कहते हैं बाइंडिंग साइट, दूसरे हिस्से को कहते हैं कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट जो है ये एक्टिव साइट का वो हिस्सा है जो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और अपने साथ बाइंड करने की इजाजत दे देता है। जबकि कैटालिटिक साइट क्या है? ये एक्टिव साइट की वो जगह है जो बाइंडिंग साइट के ऊपर सबस्ट्रेट के जुड़ने के बाद एक्टिवेट होती है और उसको प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा देती है या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को कैटालाइज करती है, स्पीड अप करती है। अभी बेटा अगर हम बात करें एक एक्टिव साइट की, कि एक एक्टिव साइट जो है ये कितने कर अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, यानी कि कोई आपसे पूछ लेता है ना भी कि एक एक्टिव साइट में कितने कर अमीनो एसिड होंगे, तो आप कह सकते हैं कि एक एक्टिव साइट में ना तकरीबन 3 से लेके 12 तक अमीनो एसिड जो हैं वो एक एक्टिव साइट बनाते हैं। ये बेटा आपकी बुक में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, आप इसको अगर नोट करना चाहें तो एक बुक पे एक साइड पे लिख दें इसको, कि एक एक्टिव साइट बेटा कितने कर अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है? तकरीबन 3 से 12 अमीनो एसिड्स के दरमियान अमीनो एसिड मिलकर एक एक्टिव साइट बनाते हैं। अच्छा जी, अभी बेटा उसके बाद क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की तो बेटा अभी हमने जनरल बात की है कि भाई ये होगा, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम दोबारा से नेक्स्ट रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर एक्टिव साइट की बात की। उसके बाद बेटा क्या है जी कि हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने मॉडल पेश किए कि एंजाइम ऐसे काम करता होगा। एक बेटा हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स। इनमें से बेटा एक मॉडल हर साल किसी ना किसी बोर्ड के पेपर में लाजमी पूछा जाता है, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। बेटा ये दोनों मॉडल क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? दीज मॉडल्स एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, के एंजाइम काम कैसे करते हैं, ये उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम बात करते हैं लॉक एंड की मॉडल की। लॉक एंड की मॉडल को बेटा 1890 में एक साइंटिस्ट थे जी एमिल फिशर, इन्होंने प्रपोज किया। इनका कहना क्या था? इनका कहना यह था कि जिस तरह हर ताले के लिए, हर लॉक के लिए एक चाबी होती है, एक की काम करती है, और वो ताला उसी चाबी से खुल सकता है, उसी की से खुल सकता है, उसी तरह हर एंजाइम जो है, आप ये समझ लें कि ये एक लॉक है, और इस लॉक को खोलने के लिए इस लॉक की जो चाबी है वो एक ही सबस्ट्रेट हो सकती है, ज्यादा सबस्ट्रेट नहीं हो सकते। तो हमारे पास बेटा जो लॉक एंड की मॉडल का बेसिक कंसेप्ट था वो क्या था? एमिल फिशर साहब ने ये कहा कि जिस तरह एक ताले के लिए, एक लॉक के लिए एक मखसूस चाबी होती है और वो ताला उसी चाबी से खुलता है, तो आप ऐसे ही समझें कि हमारे पास जो एंजाइम होता है ये एक ताला है, और इस ताले को खोलने वाली जो चाबी है वो एक सबस्ट्रेट है, और ये चाबी एक ही होगी, एक से ज्यादा चाबियों से ये ताला नहीं खुलेगा। ठीक है, तो देखते हैं जी ये क्या कहते हैं। एमिल फिशर साहब का जो लॉक एंड की मॉडल है ये क्या करता है जी? ये बेटा इट डिस्क्राइब सबस्ट्रेट एंजाइम इंटरेक्शन, यानी कि ये हमें बताता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ राबता कैसे करते हैं। होता क्या जी? वो कहता है कि स्पेसिफिक एंजाइम, एक यानी कि खास एंजाइम कैन कन्वर्ट, तब्दील कर सकता है ओनली, सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को, यानी कि एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट नहीं करता। और ये ऐसे ही है बेटा जैसे हर लॉक के लिए ईच लॉक हैज अ स्पेसिफिक की, जैसे हर लॉक के लिए खास चाबी है, उसी तरह हर एंजाइम के लिए खास किस्म का सबस्ट्रेट है, और ये एंजाइम उसी सबस्ट्रेट के आने की वजह से एक्टिवेट हो सकता है, दूसरों को ये घास भी नहीं डालता। फिर इस मॉडल के मुताबिक बेटा क्या है कि एंजाइम जो है ना ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी कि सख्त किस्म का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई लचक नहीं है, ये नो चेंज इन शेप बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर कन्वर्जन, यानी कि अगर बेटा इसके अंदर लचक ही नहीं है, ये सख्त स्ट्रक्चर है, तो ये रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद कभी भी अपनी शेप को चेंज नहीं करता। ये किसने कहा? एमिल फिशर ने। तो यहां पे बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है कि विच एंजाइम प्रपोजेस दैट एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, हैज नो फ्लेक्सिबिलिटी एंड डज नॉट चेंजेस इट्स शेप। कौन सा मॉडल ये बात कहता है? नीचे 3-4 ऑप्शन दी गई होंगी और आप किसको चूज करेंगे? लॉक एंड की मॉडल को। यानी कि लॉक एंड की मॉडल का बेटा कहना क्या है कि लॉक एंड की मॉडल का कहना क्या है कि जो एक एंजाइम है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सख्त किस्म की साखत है, इसके अंदर कोई लचक नहीं है, तो लिहाजा अगर सख्त है, लचक भी नहीं है, तो कभी भी रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद ये अपनी शेप को चेंज नहीं करता। लेकिन उसके बाद बेटा साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स थे उन्होंने इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। वो कहते जी कि ऐसा नहीं है, एंजाइम एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, एंजाइम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, वो शेप भी चेंज करता है। ठीक है, वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, टू चेंज द शेप, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम रखते हैं। फिर क्या हुआ बेटा कि लॉक एंड की मॉडल के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, कॉशलैंड। राना शाह जी बेटा विच एंजाइम नहीं, यहां पे बेटा हमने बात की है कि लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया एमिल फिशर ने। एमिल फिशर वाज अ साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड दिस मॉडल। लेकिन इस मॉडल ने बेटा क्या कहा था कि एंजाइम जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, सख्त है, लचक नहीं है,
अपनी शेप जो है उसको चेंज नहीं करता, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि एंजाइम रिजिड भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है और शेप चेंज करने की सलाहियत भी इसमें होती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है जी इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये बेटा एक साइंटिस्ट थे कॉशलैंड, उन्होंने 1959 में यानी कि लॉक एंड की मॉडल के तकरीबन 50-60 साल बाद जाके ये मॉडल दिया, प्रपोज किया। इनका क्या कहना था? इनका कहना ये था कि सबस्ट्रेट जो है ना बेटा, जब ये इंजाइम के साथ मिलते हैं तो इंजाइम जो है इट इंड्यूसेस चेंज इन शेप, यानी कि सबस्ट्रेट के आने की वजह से, जुड़ने की वजह से इंजाइम की शेप में थोड़ी सी चेंज आती है, इंजाइम की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। और ये जो शेप में चेंज होना है, इट एनेबल्स, ये काबिल बनाता है किसको? इंजाइम को। किस लिए? टू परफॉर्म कैटालाइसिस, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करने की एबिलिटी देता है इसको। रिएक्शन को स्पीड अप करने की एबिलिटी इस वजह से आती है, यानी कि इस इंजाइम के मुताबिक बेटा इंजाइम जो है वो रिजिड नहीं है बल्कि क्या है? फ्लेक्सिबल है। इंजाइम रिजिड नहीं है बल्कि क्या है जी? फ्लेक्सिबल है। एंड दिस मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल लॉक एंड की मॉडल की निस्बत बेटा जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है, यानी कि ज्यादा जो बायोकेमिस्ट हैं वो इस बात पे एग्री करते हैं कि जिस तरह कॉशलैंड साहब ने कहा है इंजाइम के काम करने का अंदाज कुछ इसी तरह से है। देखिए बेटा ये जो डायग्राम है ये इन दोनों को कंपेयर कर रही है। देखें लॉक एंड की मॉडल का कहना क्या था? ये इंजाइम है, इसके ऊपर सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। देखिए बेटा कोई भी यहां आके कोई भी चेंज शेप के अंदर नहीं आई, देयर इज नो चेंज। जबकि आप नीचे इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है जी, कि ये इंजाइम था सबस्ट्रेट के आने से पहले, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आके सबस्ट्रेट जुड़ा, ये देखें बेटा इसकी शेप कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। तो सबस्ट्रेट ने आके क्या किया कि एंजाइम की शेप को चेंज करवा दिया और खुद प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, दोबारा एंजाइम अपनी शेप को इसी तरह से ले आएगा। तो कौन सा बेटा एंजाइम, कौन सा मॉडल कहता है कि एंजाइम रिजिड है? वो है लॉक एंड की मॉडल। और किस मॉडल के मुताबिक एंजाइम जो है वो फ्लेक्सिबल है? दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एंड विच वन इज more acceptable model? That is induced fit model.